नमस्कार। किरण की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गर्भवती बहू। अब यह बहू कहाँ चली गई? थाली में रोटी नहीं है, तेरे पापा खाने के लिए बैठे हैं। और यह महारानी गैस खुला छोड़कर बाथरूम में चली गई। जा ज़रा देख कहाँ मर गई है। बहुत नाटक हो गया। ऐसी कामचोर बहू किसी को ना मिले। विमला जी लगातार बड़बड़ा रही थी। आयुष गुस्से से भरा होकर बाथरूम का दरवाज़ा पीटता है तो वहाँ आ रही आवाज़ को सुनकर उल्टे पांव दौड़कर आता है। मम्मी, वो तो तेज़ तेज़ से उल्टियाँ कर रही हैं। मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। आप जाकर उसकी पीठ सहला दो। ओहो, जोरू का गुलाम। अरे उल्टियाँ ही तो हो रही हैं। कोई चक्कर खाकर तेरी पत्नी मरने वाली तो नहीं है। अब ज़्यादा फिक्र मत कर। टिफ़िन पैक रखा है, चुपचाप दुकान पे चला जा। उसकी माँ कहती है पहले ही देर हो गई है, बोने का समय हो गया है। आयुष सिर झुकाए चला गया। उसे अपनी पत्नी की फिक्र तो हो रही थी, पर वो वहाँ अपनी माँ के डर से रुक नहीं सकता था। आयुष दुकान पे चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिया बाथरूम से निकलती है और कहती है, मम्मी जी, मेरा दिल कच्चा हो रहा है, घबराहट हो रही है। सिया अपनी सास से कहती है, उल्टियाँ भी नहीं रुक रही, रोटी की गंध मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझसे रोटियाँ नहीं बनाई जाएगी, मुझे जाने क्या हो गया है। अरे बहू, तू फालतू का बतंगड़ बना रही है। कुछ नहीं, वह तू माँ बनने वाली है और यह सब तो शादी के बाद होता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। चुपचाप से रसोई में जा, आज ढेर सारा काम पड़ा है। और माँ बनने वाली है तो ज़्यादा नखरे मत करना तू। कोई पहली बहू नहीं जो माँ बन रही है। मैंने भी इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं, पर मजाल है कभी काम से जूझ रहा है। मैं माँ बनने वाली हूँ। एक पल को यह सुनकर सिया के चेहरे पर खुशी आती है, पर दूसरे पल सास के कड़वे बोल सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है और वो रसोई में जाकर काम में लग जाती है। मन तो हो रहा था थोड़ी बिस्तर पर लेट जाए, पर बहू तो काम करती अच्छी लगती है, चाहे उसकी तबीयत खराब हो या चाहे वह माँ बनने वाली हो। आराम उसकी किस्मत में तो नहीं है। सिया रसोई का काम निपटा लेती है और उसे भूख भी लगने लगती है, पर उसका रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था। वो नमकीन ढूंढने लगती है, तभी उसकी सास चिल्लाती है, दो रोटी सब्जी काफ़ी नहीं है जो नमकीन पर टूट पड़ी है। नमकीन मेहमानों के लिए रखी है, चुपचाप डब्बा रख और जो मिल रहा है वो खा ले। अपनी जुबान का चटोरापन काबू में रख। बच्चा पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। सिया मन मसोर कर रह जाती है। वो चुपचाप रोटी सब्जी खाती है, पर उससे वो खाई नहीं जा रही थी। विमला जी आराम करने चली जाती है। सिया अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, मम्मी जी, एक बार डॉक्टर के पास दिखाए आते हैं, चेकअप कराना भी तो ज़रूरी है। विमला जी बोली, डॉक्टर क्या करेगा, मैंने भी तो बच्चे जने हैं, सब पैसा लूटने के चौंचले हैं। अभी 3 महीने तो होने दो, फिर दिखा आना। सिया आयुष को फ़ोन करके ये खुशखबरी देती है और शाम को आते हुए गोलगप्पे लाने को कहती है। आयुष गोलगप्पे लेकर आ जाता है, पर विमला जी घर में तूफान मचा देती है। कभी माँ के पसंद की कोई चीज़ नहीं लाया और आज पत्नी के आते ही उसकी पसंद की चीज़ लाया है। तेरी पत्नी तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं किया और मैंने तुझे पैदा करके इतना बड़ा भी कर दिया। आयुष चुप हो जाता है और वह अपनी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं कहता। सिया को तीसरा महीना लग जाता है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तीसरे महीने में आयुष सिया का चेकअप करवा कर लाता है। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी थी। वो जांचें करवाने पर हीमोग्लोबिन कम आता है और कमज़ोरी होने के कारण डॉक्टर ने आराम करने को कहते हैं। जब विमला जी को यह बात पता चली तो वो कहती है, दोनों समय तो 4-4 रोटी खा लेती है, फिर कैसी कमज़ोरी है। मैंने भी बच्चे पैदा किया है, मुझे तो कभी कमज़ोरी महसूस नहीं हुई। 2 घड़ी आराम नहीं किया, सुबह से लेकर रात तक कर चक्कर घिनी की तरह काम करती थी। पर यह आजकल की बहुएं एक बच्चा करने में भी ससुराल वालों को चक्कर घिनी की तरह घुमा देती हैं। यह खिलाओ वो खिलाओ और उन्हें बिस्तर पर बस आराम करना है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सिया की सास बोली, देख सिया, तू पेट से है और इस परिवार को बच्चा देना तेरा फर्ज है, इसलिए तू तो हमें एक अच्छा सा गोलू मोलू सा लड़का पैदा करके दे दे बस। इसलिए तो ब्याह कर लाए थे कि तू हमें घर का वारिस दे देगी। एक दिन सिया सुबह रसोई में सलाद काट रही थी और फिर प्लेट में लेकर खाने लगी तो सास ने हाथ रोक लिया। सारी कच्ची सब्जियां तू खा लेगी तो पकाएगी क्या? मम्मी जी, अब मुझे छठा महीना लग गया है और डॉक्टर ने खूब सलाद खाने को कहा है। पहले तो उल्टियों की वजह से मैं कुछ खा नहीं पाती थी, पर अब मुझे भूख लगती है, मेरा वज़न भी बढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने कहा है कि रोटी कम खाओ और सलाद और फल ज़्यादा खाओ। ये सुनकर विमला जी गुस्सा हो जाती है।
ऐसी कौन सी डॉक्टर के पास जाती है, हमने तो रोटी खाकर ही आराम से बच्चे जने हैं। तुम लोगों के तो बहुत नखरे हैं। फिर रसोई की ओर नज़र जाती है। ओहो, पूरी रसोई बिखरी हुई है, सिंक बर्तनों से भरा हुआ है और महारानी को सलाद खाना है। यह सब छोड़ पहले रसोई तो संभाल ले, बर्तन निपटाकर रात की खाने की तैयारी कर ले। हम क्या भूखे रहेंगे? सिया हर बहू का कर्तव्य होता है, वो ससुराल में सास ससुर की सेवा करे और उन्हें समय पर खाना बना कर दे। पर मैं आजकल देख रही हूँ तुझे बहुत आलस आता है, काम भी धीरे धीरे करती है, जरा सा भी काम पे ध्यान नहीं है। तू कोई दुनिया की पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है, सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ही ध्यान रखती है। सास ससुर की तो तुझे जरा भी परवाह नहीं है। यह कहकर विमला जी पाँव पसार कर सोफे पे बैठ जाती है। सिया का अब वजन भी बढ़ गया था, सांस भी फूलती है, पैरों में सूजन रहने लगी थी। पहले की तरह फुर्ती से काम नहीं कर पाती थी। प्रेगनेंसी में वैसे भी थकान जल्दी आ जाती है। सास ना तो आराम करने को देती थी, वह तो बस चाहती थी कि बहू मशीन की तरह लगी रहे। और सिया कमज़ोर होने के साथ साथ बीमार भी होने लगी थी। दिन भर शारीरिक रूप से थक जाती थी। दिन पर दिन सास के ताने उलाने सिया को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। अपने पति आयुष को कुछ कहती, पर आयुष अपनी माँ को कुछ बोल नहीं पाता था। वो बस कमरे के अंदर ही सिया का साथ दे पाता था। सिया को अब 7वां महीना लग गया था। अब वो और भी परेशान रहने लगी थी। रात भर सो नहीं पाती थी और सुबह जब आंख लगती तो उठने का समय हो जाता था। अब तो विमला जी उसे रोज़ देरी से उठने का ताना देती और फटकार लगाती। उनकी यह अपेक्षा रहती कि बहू पहले की तरह 5 बजे उठे, जल्दी से काम निपटाए और सास ससुर की सेवा भी करे। आयुष कुछ बोल नहीं पाता था। वह अपनी माँ का सम्मान करता था और उसकी किसी बात का विरोध नहीं कर पाता था। एक दिन की बात है, सिया की सुबह नींद नहीं खुली और विमला जी दरवाज़ा पीटने लगी तो उसकी नींद खुल गई। बहू, जल्दी कर, चाय बना दे, तेरे ससुर चाय के लिए बैठे हैं। उस दिन सिया में जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत थकान आ रही है, आज आप ही चाय बना लीजिए। यह सुनते ही विमला जी हैरान रह गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? तू ही चाय बनाएगी और यह सब बहू का काम होता है, सास का नहीं। बच्चा पैदा करने के नाम पे अच्छा काम ना करने का बहाना बनाया है। मम्मी जी, यह बच्चा अकेले मेरा नहीं है। इस बच्चे के पैदा करने के जिम्मेदार मैं अकेली नहीं हूँ। यह बच्चा मैं अपने मायके से नहीं लाई हूँ। आपका बेटा भी इसका बराबर जिम्मेदार है, उसे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये आपके ख़ानदान का आपका अंश है, तो आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा होने वाले बच्चे का ध्यान रखें। यह बच्चा आपका ही कहलाएगा, तो आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने परिवार में आने वाले बच्चे का ध्यान रखें। इसको लाने की सारी पीड़ा मैं सहन करूँगी, पर आप जिस तरह से मानसिक और शारीरिक पीड़ मुझे दे रही हो, मुझसे सहन नहीं होता। आप लोग ये समझ क्यों नहीं आता कि जब बच्चे की माँ इतनी मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ लेगी, होने वाला बच्चा कैसे स्वस्थ पैदा होगा? माँ के तनाव का असर बच्चे पे ही तो पड़ेगा। माँ खुश नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे खुश रहेगा? मम्मी जी, मानती हूँ आपने भी बच्चा पैदा किया है, आपको भी बहुत कष्ट हुआ होगा, पर यह क्या ज़रूरी है जो कष्ट आपने अपने ज़माने में भोगे हैं उन सब का एहसास आप मुझे भी करवाओ? मैंने तो आपको कष्ट नहीं दिए थे, तो फिर मैं सज़ा क्यों भोगूं जब मेरा कोई दोष नहीं है? फिर अपने पति आयुष की तरफ देखते बोलती है, काश तुम मुझे समझ पाते, एक गर्भवती पत्नी का दर्द महसूस कर पाते। तुमने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर एक बार भी निभा कर नहीं पा रहे हो। पत्नी सिर्फ पति की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। जब एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है तो उसे किसी और की ज़रूरत नहीं रहती है। वो एक अकेला काफ़ी है जो अपनी पत्नी को खुश रख सकता है। ये बच्चा आपका भी है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप मम्मी जी का सम्मान करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मम्मी जी से डरकर गलत बात का साथ दे रहे हो। मेरे मन में आने वाले बच्चे के लिए कितने सपने हैं, कितनी खुशी है, पर मैं आज ज़रा भी खुश नहीं रह पाती हूँ। मेरे पति को मेरी फ़िक्र सिर्फ कमरे के अंदर ही है। आपको पता भी नहीं है कि जब पति पत्नी की फ़िक्र करता है, उसकी देखभाल करता है, उसका हर समय साथ देता है, उसकी पीड़ा तो वैसे भी दूर हो जाती है। अपने पति के भरोसे ही तो ससुराल में एक पत्नी आती है। मैंने भी आप पर विश्वास किया था, मुझे लगा था आप मेरा साथ दोगे, पर आपने तो मुझे कष्ट में अकेला छोड़ दिया। यह सुनते ही आयुष की आंखें झुक जाती हैं। वो सिया के सवालों को सुनकर चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। मम्मी जी, मैं तो यह मान कर आई थी कि आप मेरी माँ समान हो, इसलिए आपका हर समय कहना माना, आपके अनुसार हर काम किया, पर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ही मुझे इतने ताने देगी। बहू घर के लिए सब करती है, फिर उसके नसीब में सास के ताने उलाने क्यों आते हैं?
वह हर कष्ट सहकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, पूरे ससुराल वालों की सेवा करती है, पर जब वह कष्ट में होती है तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है। विमला जी और आयुष के पास सिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बहुत शर्मिंदा थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सिया, तुमने हमारी आंखें खोल दी, विमला जी ने कहा। बहू, जो मैंने सहा तुम्हें भी उसका एहसास करवाना चाहती थी, पर यह गलत है। जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया तब मुझे भी थकान आती थी, आराम करने का मन करता था, पर ऐसे ही मुझे सब काम करना पड़ता था। बहुत सारी कड़वाहट मन में है और वह कड़वाहट तुम पे निकाल रही हूँ, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं भी बराबर मदद करूँगी, विमला जी ने कहा। आयुष, तू भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा कर, यह गर्भवती है और यह बच्चा सिर्फ बहू का नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। यह कहकर विमला जी रसोई में चाय बनाने चली गई। तो दोस्तों, कभी कभी गलत करने वाले को खुद ही नहीं पता होता कि वो गलत कर रहा है, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत करके उन्हें सही बताना ज़रूरी होता है। जैसे सिया ने हिम्मत करके अपनी सास को सारी बातें बताई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आपकी इसमें क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।